हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू द न्यू सीरीज विच इज फंडा ऑफ द डे। हमने डिस्कस किए 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं और हर एक टॉपिक आपको गारंटी 4 मार्क्स दिलवाता है। तो आज जो सीरीज की शुरुआत है, आपको बस लेक्चर अटेंड करना है और आप अपने 4 मार्क्स गारंटी करने वाले हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हम यहाँ पे हर दिन एक फंडा डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम पीवाईक्यू में उसका पैटर्न देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और एक स्टेप अपने आप को एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के करीब पाएंगे। तो आज हम फंडा नंबर 1 जो डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें एक टॉपिक आता है बेटा ग्लाइकोलिसिस। पहला ही टॉपिक होता है जिसमें एक हमारे पास 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ डिटेल में रटने को नहीं बताऊंगी। हम वो चीजें ही पढ़ेंगे या याद करेंगे जहां से हमें पता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें ग्लाइकोलिसिस। सब लोग अपनी नोटबुक खोल लो एंड ऑफ कोर्स बिफोर वी बिगिन बेटा, फंडा बुक्स बायोलॉजी की बुक्स क्लास 11th क्लास 12th और तीनों पीवाईक्यूज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफर चल रहा है 35% का। जाइए अवेल कीजिए। स्मार्ट बुक्स हैं, आपके लिए हैं, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से क्यूरेटेड बुक्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगी चीजों को याद रखने में ज्यादा समय तक और इजी एक्सप्लेनेशंस भी देंगी। तो जाइए बुक्स लीजिए, ऑफर आपके पास अभी भी अवेलेबल है। और हम लोग शुरू करते हैं हमारा फंडा विच इज ग्लाइकोलिसिस। साथ साथ नोटबुक जरूर बनाना, हर दिन का टॉपिक मेरे साथ जरूर लिखना, वरना एंड में सब गुजमुज हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत मेसी हो जाएगा। अभी से स्टार्टिंग से एक अलग से नोटबुक रखोगे इन 50 टॉपिक्स की, तो लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत मदद होने वाली है ना। ग्लाइकोलिसिस की बेटा शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है क्या, है ना। तो अगर हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं तो ये दो चीजों का मिलकर बना हुआ है, एक ग्लाइको हो गया और एक लिसिस हो गया, लाइसिस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ये सीधी सी चीज है हमारे पास कि इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तभी इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। पूरा चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो रेस्पिरेशन में हम कहते हैं कि कोई ना कोई फूड जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ना। अब वो चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट है, लेकिन फेवरेट सबस्ट्रेट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की ही बात की है। अब ग्लूकोज में बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स का होता है ब्रेकडाउन। आप इनको तोड़ते हैं, जब आप इनको तोड़ते हैं तो इसमें से रिलीज होती है एनर्जी, और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, इसको हम लोग ट्रैप कर कर कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। एटीपी क्या है, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी। हमारे सेल को जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेल एटीपी मांगता है कि मुझे तुम 2 एटीपी दोगे तो मैं इतना काम करूंगा, मुझे तुम 3 एटीपी दोगे तो मैं इतना काम करूंगा। हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में पहचाननी आती है बेटा, एटीपी की फॉर्म में। तो कुछ भी हो जाए, अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे एटीपी बनाना पड़ेगा। और ये पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें खाने से, फूड से ये एटीपी कैसे बनता है, वो उसी के बारे में बात करते हैं। और कौन से सबस्ट्रेट की बात करते हैं, मेजरली ग्लूकोज की बात करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत हुई, हमने कहा ठीक है हमें ग्लूकोज तोड़ना है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के, उनको तोड़ेंगे तभी हमको एनर्जी रिलीज होगी। पूरी एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाएंगे, पर कुछ एनर्जी ट्रैप कर कर एटीपी बना लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। पूरे चैप्टर में आप ग्लूकोज तोड़ने वाले होते हो, लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो मैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में लिख सकती हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, है ना। हम ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज है, उसको तोड़ेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी। और ग्लूकोज के तोड़ने का सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। फिर आपको कहा गया है कि इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ोगे तो कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और आप ज्यादा एटीपी बना पाओगे। लेकिन एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑब्लिगेट एनाएरोब हैं, जिन्होंने तो लाइफ में कभी ऑक्सीजन देखी नहीं, उनको ऑक्सीजन दोगे तो उल्टा वो मर जाएंगे। और बहुत बार ऐसी एरियाज में कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते हैं जहां बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एटीपी कैसे बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि ग्लूकोज को तोड़ना है,
तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन के बिना रहना होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहना ही नहीं आता। वो कैसे ग्लूकोज को तोड़ेंगे, वो कहाँ से एनर्जी लेंगे? तो बताया गया कि ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप है वो ऐसा स्टेप है जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ग्लाइकोलिसिस जो 10 स्टेप का रिएक्शन हमारे पास आता है, इट इज अ कॉमन पाथवे, इट इज a common pathway for glucose oxidation, या ब्रेकडाउन ही लिख लो, कॉमन पाथवे फॉर ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एंड एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पर लिखी है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म बेटा एरोबिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एन एरोबिक हो, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है। हमें पता है अगर मुझे ग्लूकोज का पूरा पूरा तोड़ना है और बहुत सारी एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूं कि ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए चाहे तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ग्लूकोज हो जाता है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस हो जाता है और दोनों का ही पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन के होता है, क्या ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पूरा टूटेगा? बहुत कॉमन सेंस से हम लोग बात करेंगे। बिना ऑक्सीजन के तोड़ना है ग्लूकोज, मुझे बताओ क्या ग्लूकोज पूरा टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चले थे ग्लूकोज को तोड़ने, हमें पता था ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एटीपी मिलेगा, पैसा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज को पूरा तोड़ने में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन लगता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे कहने का मतलब चाहे ऑक्सीजन दो या ऑक्सीजन मत दो, ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। अगर मैं ये कह रही हूं कि ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है, इसका मतलब इसमें ग्लूकोज पूरे तरीके से टूटता नहीं होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता होगा। अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको जाननी है वो है इसकी लोकेशन। ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? सेल के अंदर होगा। तो सेल के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ग्लाइकोलिसिस होता है बेटा साइटोप्लाज्म में। क्योंकि मैं कह रही हूं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है तो साइटोप्लाज्म वो लोकेशन है जहां पर ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या लोकेशन है मेरे पास? साइटोप्लाज्म, याद रखना इसको। क्या लोकेशन है मेरे पास? साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज तोड़ा जाएगा। क्या ग्लूकोज पूरा तोड़ पाएंगे? नहीं, हम उसको सिर्फ पार्शियली ब्रेक डाउन कर पाएंगे। हम क्यों पार्शियल ब्रेक डाउन कर रहे हैं? क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ पार्शियली तोड़ पा रहे हैं, हम कंप्लीटली तोड़ नहीं पा रहे। कहां पर होता है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, और ये कॉमन पाथवे भी है और ये फर्स्ट स्टेप भी है ग्लूकोज के तोड़ने का। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ईएमपी पाथवे। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बना रही हूं ना, ये हर एक वो एरिया है जहां से क्वेश्चन बन सकता है ग्लाइकोलिसिस में। इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम दिया जाता है, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ईएमपी पाथवे? क्योंकि ये तीनों साइंटिस्ट का नेम है, एम्बडन, मेयरहोफ एंड पार्नस। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी करी थी, हमें इसके बारे में बताया था। तो ग्लाइकोलिसिस को इस नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमको पता होनी चाहिए। अगेन जब आप पूरा ग्लाइकोलिसिस देखते हो तो एक ग्लूकोज को आप पार्शियली तोड़ देते हो। पार्शियली तोड़ देते हो तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। एंड प्रोडक्ट आपको जरूर अच्छे से आना चाहिए। किस में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में? जब आपने ये ग्लाइकोलिसिस किया तो ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हुआ? दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं। कुछ ऐसे महान बच्चे होते हैं जो ये बात में कंफ्यूज कर जाते हैं, और ये बिल्कुल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हम इस चीज को जानते हैं कि एसिड लिखना या एट लिखना एक ही बात होती है। पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट कहते हैं, ये गलती मत करना। एक जगह ऑप्शन आया था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट के अंदर, नहीं नहीं जी, हमने तो पायरुविक एसिड पढ़ा था।
तो ये मत करना, एक ही चीज होती है, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पायरुविक एसिड के, या फिर मैं कह सकती हूँ कि दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पायरुवेट के, एक ही बात होती है, और ये ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, 10 स्टेप की ये रिएक्शन होती है। बहुत से बच्चे इन एक एक स्टेप को रट्टा मारने में टाइम लगा देते हैं। आपको ड्रॉ नहीं करना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। इन 10 स्टेप में से 4 ऐसे स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए, वही हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा कि पूरी ग्लाइकोलिसिस को अगर आप समझने लगो तो 10 स्टेप की रिएक्शन है, 10 स्टेप की रिएक्शन है। इस 10 स्टेप को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा फेज होता है पे ऑफ फेज। इसको ऐसे समझो कि आप लोग एक नई दुकान खोलने वाले हो, ठीक है, और उस दुकान से फाइनली आपको कमाई होने वाली, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको पैसे मिलें, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दुकान का सामान खरीदना पड़ेगा, जगह खरीदनी पड़ेगी, सामान इंस्टॉल करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जब लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, तब कुछ पैसा मिलेगा। तो वो सेम चीज बेटा ग्लाइकोलिसिस के पास होती है। उसने अपने 10 स्टेप को 5-5 के 2 फेजेस में डिवाइड किया होता है। पहले 5 स्टेप में वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, ताकि अगले 5 स्टेप में उसको कुछ कमाई हो सके, उसको पैसा वापस मिल सके। तो पहले 5 स्टेप में एटीपी यूज होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस करने में भी सेम वो चीज होती है। पहले 5 स्टेप में हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज को तोड़ना आसान बात नहीं होती। ग्लूकोज बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हो, पहले उसको अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले 5 स्टेप में आप एटीपी यूज करोगे, आप एनर्जी यूज करोगे, ताकि आप ग्लूकोज को थोड़ा अनस्टेबल बनाओ। एक बार ग्लूकोज अनस्टेबल बन गया, अब वो इजीली टूटेगा और आपको बदले में एनर्जी देगा। तो लास्ट के 5 स्टेप में जाकर आपको एटीपी का गेन होगा, आपको NADH2 का गेन होगा, लेकिन पहले 5 स्टेप में आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब दोबारा सुनो, साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप की रिएक्शन चल रही थी। रिएक्शन का क्या नाम था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में किसने बताया था? EMP ने बताया था। ये कॉमन पाथवे होता है, ये पहला पाथवे होता है। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूटता है। क्लियर हुआ यहां तक? इन 10 स्टेप में पहले 5 स्टेप में हम एटीपी यूज करेंगे, बाद के 5 स्टेप में हमें एटीपी का गेन होगा। ये 10 के 10 स्टेप में से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 इरिवर्सिबल होते हैं। आगे चले गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वापस नहीं आ सकते, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी के सारे, बाकी के सारे यानी कि रेस्ट ऑल रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। याद रखना, बस स्टेप नंबर 1, 3 और 10 ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं करते, बाकी सारे स्टेप रिवर्स कर सकते हैं। हम चले स्टेप को सीखने की कोशिश करें। याद क्या क्या करना है मैं बता दूंगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हम याद नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने पूरी ग्लाइकोलिसिस है। ये टेबल मैंने फंडा बॉक्स की बुक से ही लिया है, बहुत अच्छे से तरीके में हर एक लाइन वहां पर भी हाईलाइट की गई है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पर भी हमने बॉक्सेस बनाए। तो वो बुक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट से आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस ले लिया आपके सामने। आप देख सकते हो कि 2 स्टेप आपके पास आ रहे हैं। पहले आता है एक प्रिपरेटरी फेज, फिर आता है एक पे ऑफ फेज। पहले 5 स्टेप में आप प्रिपरेशन करोगे, लास्ट के 5 स्टेप में आपको कमाई होने वाली है। क्या ये सारे स्टेप याद करने हैं? नहीं, पर क्या मैं सारे स्टेप पढ़ाऊंगी? मैं रीड जरूर करूंगी, क्योंकि नजर के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग प्रिपरेटरी फेज से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले 5 स्टेप से हम लोग प्रिपरेटरी फेज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मेरे को अनस्टेबल करना है। जब तक मैं इसे अनस्टेबल नहीं करूंगी, मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगी। अनस्टेबल करने का क्या तरीका है? अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करूं, किसी चीज को अनस्टेबल करना हो, उसके एंड में फॉस्फेट डाल दो, फॉस्फेट उसको अनस्टेबल कर देता है। और यही करना होता है। अनस्टेबल करने का क्या तरीका है? फॉस्फेट डाल दो। जो एंजाइम फॉस्फेट अटैच करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं काइनेज। ये यूनिवर्सल चीज है बेटा, इसको याद रखना। कभी भी एक एंजाइम फॉस्फेट ऐड कर रहा होगा, चाहे सबस्ट्रेट पे चाहे प्रोडक्ट पे, उसके पीछे काइनेज जरूर लगा होगा। तो काइनेज नाम का एंजाइम अगर है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और फॉस्फेट ऐड करने से ग्लूकोज अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पता है हम लोगों को। अब हम रीड करते हैं। हम देखने लगे, हमने शुरुआत करा ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन का बना होता है? 6 कार्बन का। हमको पता है हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन की बनी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अनस्टेबल करना है तो इसके छठे कार्बन पे, इसके 6th कार्बन पे जाकर एक फॉस्फेट डाल दो। अगर मैं ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट डालूंगी, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत?
एक ग्लूकोज था, आपने 6th कार्बन पर फॉस्फेट डाल दिया, क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हुआ स्टेप नंबर 1। ठीक है, और देखो एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये बात याद रखना, तो ये इरिवर्सिबल। ठीक है, ओके, बढ़िया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंजाइम का नाम। क्या इन 10 के 10 स्टेप के मैम एंजाइम याद रखने हैं? नहीं रखने, मैं पहले बता रही हूँ। लेकिन इस स्टेप नंबर 1 का एंजाइम याद रखना है, बिल्कुल रखना है। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहां पर मेंशन है एंजाइम, और अगर एनसीईआरटी के कंटेंट में आ गया तो क्वेश्चन आ सकता है। मैम डायग्राम में, फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम इस डायग्राम में तो और भी एंजाइम्स हमारे पास आते हैं, क्या हमें सब याद करने? नहीं बेटा, आप पिछले 30 साल उठा के देखिए, इन एंजाइम से कभी क्वेश्चन नहीं आया। अगर क्वेश्चन आने का चांस है तो सिर्फ इस पहले स्टेप के एंजाइम से, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि हेक्सोज शुगर है। आप उसमें फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। और ये एंजाइम आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी के कंटेंट में है, ये नाम आपको जरूर से याद रखना है, और ये मुश्किल भी नहीं है। एक हेक्सोज शुगर थी, आपने फॉस्फेट ऐड किया, तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? हेक्सोकाइनेज। बहुत बढ़िया। ये फॉस्फेट कहाँ से आया? क्या ये फॉस्फेट कहीं हवा से आया? नहीं। हमने फॉस्फेट कहाँ से मांगा? हमने एटीपी से उधार लिया। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप जानते हैं, एडेनिन है, शुगर है, उसके साथ 3 फॉस्फेट होते हैं, इसे आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आपने एक फॉस्फेट उधार मांगा है, आपने एटीपी यूज किया है, आपने कहा है कि हमें एक बार फॉस्फेट दो ताकि हम उसको ग्लूकोज पे जाकर ऐड करें। मैं ये डिटेल में स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फॉस्फेट किसने दिया? एटीपी ने। आपने पहली बार पैसा खर्च कर लिया, आपका एटीपी यूज हो गया, इसीलिए ये स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने एटीपी यूज किया। एंजाइम का नाम क्या था? हेक्सोकाइनेज। ये बात जरूर याद रखना। आपके पास अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ चुका है। अभी भी ग्लूकोज इतना अनस्टेबल है, इतना स्टेबल है कि उसे तोड़ नहीं सकते, और अनस्टेबल करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आप क्या देखते हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज पे। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके पास है स्टेप नंबर 2 में, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके पास है स्टेप नंबर 2 में, आप उसको कन्वर्ट करेंगे बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ इतना फर्क होता है कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर होती है, फ्रक्टोज कीटोन शुगर होती है, बस इतना फर्क होता है। तो एक दूसरे के आइसोमर है। जब ये एक दूसरे के आइसोमर हैं तो इनको कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? आइसोमरेज। क्या ये एंजाइम का नाम याद रखना है? नहीं रखना। क्या ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं है। बस आपने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी ये 6 कार्बन का है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये अभी भी स्टेबल लग रहा है, मुझे इसे और अनस्टेबल करना है। और अनस्टेबल करना है तो क्या करें? एक और फॉस्फेट डाल दो। मेरे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट है, मैं उसके 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट ऐड कर दूंगी, थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपने बस क्या किया? फ्रक्टोज के 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट डाल दिया। अब आपके पास आ चुका है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर से पैसा लगा। ये 6th कार्बन के बाद 1st कार्बन पर फॉस्फेट डालने के लिए कहां से लोगे? एटीपी से लोगे। फिर आपने एटीपी का खर्चा किया। फिर से ये स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों हुआ स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपने फिर से एक एटीपी यूज कर लिया। आप जो बनाने जा रहे हो वो तो आप यूज कर चुके हो 2 बार, पहले स्टेप में और 3rd स्टेप में आपने फॉस्फेट यूज किया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। काइनेज आएगा एंजाइम के नाम में, काइनेज आएगा एंजाइम के नाम में। क्या एंजाइम याद रखना है? नहीं रखना, छोड़ दो, नहीं रखना। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बेटा 6 कार्बन का है, और अब ये इनफ अनस्टेबल हो गया है कि अब आप इसको तोड़ सकते हो। तो क्या किया जाता है? इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। जो 6 कार्बन का आपके पास कीटोन शुगर थी, आप उसको तोड़ोगे और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाओगे। हमारे पास 3 कार्बन की 2 शुगर बनती है, एक हमारे पास है ट्रायोस फॉस्फेट। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की है, और 3rd कार्बन पर दोनों में फॉस्फेट लगा हुआ है। ट्रायोस फॉस्फेट कौन कौन सी शुगर बनेगी? अगर एल्डिहाइड वाली शुगर बनेगी तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अगर कीटोन वाली शुगर बनेगी तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इतनी केमिस्ट्री में आपको नहीं जाना है, पर हाँ इतना जरूर याद रखना कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को जब तोड़ा जाता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रायोस फॉस्फेट के।
दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ट्रायोस शुगर है जिस पर फॉस्फेट लगा हुआ है। इनकी शॉर्ट फॉर्म बहुत कॉमन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक आपके पास बनता है पीजीएल, एक ट्रायोस फॉस्फेट का नाम है पीजीएल यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरे का नाम है डीएचएपी यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको मैं बच्चों को ऐसे याद दिलवाती हूँ, धाप के पागल। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो धाप के पागल हो गया। तो डीएचएपी और पीजीएल नाम की दो ट्रायोस फॉस्फेट आपके पास बन सकती हैं। ये भी 3 कार्बन की है, ये भी 3 कार्बन की है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपके पास एक एल्डिहाइड वाली शुगर है, ये आपके पास एक कीटोन वाली शुगर है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो इनको आपस में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? आइसोमरेज। क्या आपको इस एंजाइम का नाम याद रखना है? नहीं। क्या आपको इस एंजाइम का नाम याद रखना है? नहीं। इनको तोड़ने वाला एंजाइम एल्डोलेज, क्या उसका नाम याद रखना है? नहीं। कभी नहीं पूछा गया तो क्यों याद रखना है? तो पहले 5 स्टेप आपने देख लिए जिसमें ग्लूकोज 6 कार्बन का था, लेकिन जब तक ये 5 स्टेप खत्म हुए आपके पास 3 कार्बन की 2 शुगर बन चुकी है। एल्डिहाइड शुगर भी बन सकती है, कीटोन शुगर भी बन सकती है। आपने 6 कार्बन के ग्लूकोज को 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया है प्रिपरेटरी फेज के अंदर। क्या आपको हर एक स्टेप याद होना चाहिए? नहीं। आपको क्या याद होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पीजीएल और डीएचएपी वाले नाम वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 में एक एटीपी यूज हुआ, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। स्टेप नंबर 3 में फिर से एटीपी यूज हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अगले स्टेप में उनको तोड़ा, एक पीजीएल बनाया, एक डीएचएपी बनाया, दोनों ट्रायोस फॉस्फेट है, याद रखें। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहां पर आपको मार्क भी कर देती हूँ। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और ये नाम डीएचएपी और पीजीएल ये नाम इंपॉर्टेंट। प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी का खर्चा हो चुका है, लेकिन अब कमाई होने वाली है। प्रिपरेटरी फेज के बाद आता है मेरे पास पे ऑफ फेज, जब फाइनली अब आपको वापस से कमाई होने वाली है। तो लास्ट हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्रायोस फॉस्फेट है। ये ट्रायोस फॉस्फेट हम जानते हैं कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। दोनों ही केस में आगे रिएक्शन जाएगी बेटा, लेकिन हम किस तरीके से पढ़ते हैं? हम ये नहीं मानते कि अच्छा पीजीएल भी आगे टूट रहा है, डीएचएपी भी आगे टूट रहा है, नहीं, हम इन दोनों में से कोई एक शुगर मानेंगे। या तो हम पीजीएल मानेंगे या फिर हम डीएचएपी मानेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक शुगर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, एल्डिहाइड वाली कर सकते हो, कीटोन वाली कर सकते हो। क्योंकि 6 कार्बन का शुगर था जो कि टूटा था 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में। अगर मैंने ये कहा कि मैं एल्डिहाइड को आगे लेकर चलूंगी तो मैं एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स काउंट करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन का है और ऊपर से जिसको हम तोड़कर लाए थे वो 6 कार्बन का था। अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेकर नहीं चल रही, किसी एक को लेकर चल रही हूं, तो मैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स काउंट करूंगी, तभी 6 कार्बन का हिसाब किताब पूरा होगा। तो मैंने क्या माना कि मेरे पास जो ट्रायोस फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला, उसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है और उन्हें मैं अब आगे लेके जाऊंगी। अब हम जो भी आगे तोड़ा फोड़ी करेंगे सबसे दो मॉलिक्यूल हमको मिलने वाले, हर किसी से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होने वाले। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट था, सुनते जाना आराम से। ट्रायोस फॉस्फेट था कौन से वाला? पीजीएल। ठीक है जी, ये रहा मेरे पास पीजीएल। मैं कितने मॉलिक्यूल पीजीएल के काउंट कर रही हूँ? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल काउंट कर रही हूँ? 2 मॉलिक्यूल। इनको हम आगे लेके जाएंगे। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के थे, एल्डिहाइड के थे, एल्डिहाइड से एसिड बनने वाला है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक और फॉस्फेट भी ऐड करने वाले हो। जो आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये हुआ आपके पास स्टेप नंबर 6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड था, आपने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री याद करो, जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है तो आप कहते हो ऑक्सीडेशन हुआ। जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है कि इस स्टेप का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, इसमें से कुछ हाइड्रोजन रिलीज हुए होंगे, तभी हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हुआ। स्टेप क्या था बेटा? आपके पास एक एल्डिहाइड था,
आपने उस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, आपने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन किया तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो उसको पकड़ने कौन आया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया जिसका नाम था NAD पॉजिटिव। उसने 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH.H पॉजिटिव। इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस की 10 स्टेप की रिएक्शन में पहले 5 स्टेप में पैसा खर्च होने के बाद अब आपको मिलने वाला है। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि मैम NADH तो पैसा नहीं होता, NADH तो करेंसी नहीं है, करेंसी तो ATP है, तो NADH इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये NADH आगे जाएगा ETS में और आपको ATP बनाकर देगा। ये हाथ का पैसा नहीं है बेटा, ये कैश नहीं है, बट ये चेक है। इस चेक को जब बैंक में लेके जाओगे तो ATP मिलने वाला है। तो NADH आगे ETS में जाकर आपको ATP देने वाला है, इसलिए NADH बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। तो पहला स्टेप आपने क्या देखा पे ऑफ फेस का, कि जो फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो पागल, जो PgAl आपके पास था, आपने उसको कन्वर्ट किया एसिड में, 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। पहली अच्छी चीज हुई, आपके पास NADH बना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे PgAl के, 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड के, तो याद रखना 2 ही मॉलिक्यूल आपके पास आने वाले हैं NADH.H पॉजिटिव के भी। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको क्या कह रही हूँ बेटा, कि बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट भी एक और ऐड हुआ है। इस बार जो एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है वो ATP से नहीं लिया, वो हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया, इसलिए हम उसको अलग से कुछ टेंशन लेने की जरूरत, पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या हुआ है स्टेप नंबर 6 में, एल्डिहाइड से एसिड बना, NADH मिला है, 2 मॉलिक्यूल NADH के मिले, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 7। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में आपने क्या किया, एक फॉस्फेट हटा दिया। आपके पास फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे 2 फॉस्फेट थे, आपने एक फॉस्फेट हटा दिया और अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बचा। जो फॉस्फेट आपने हटाया था उसको पकड़ने ADP आया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। पहली बार पैसा आया हाथ में सीधा सीधा, 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फेट पकड़ा ADP ने, आपको पहली बार ATP मिला है, फर्स्ट ATP फॉर्मेशन हुआ है। और क्या इस ATP को बनाने के लिए मुझे ये चेक लेकर किसी बैंक में जाना पड़ा, क्या मुझे ETS में जाना पड़ा ATP लेने के लिए? नहीं, यहीं पर एक सबस्ट्रेट था जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था मुझे हाथों हाथ ATP मिला है। ऐसे ATP के बनने को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, सिर्फ आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई। जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था ADP ATP में कन्वर्ट हो गया और आपको मिल गया पैसा। ऐसी ATP के बनने को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है SLP। SLP आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो याद रखना। पहली बार SLP से ATP मिला है, कितना ATP, 2 ATP, क्योंकि सब कुछ 2 2 2 2 2 चल रहा है। ठीक है, ये कौन सा स्टेप था आपके पास, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 7 बिल्कुल है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, ATP का यूज हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट था, ATP का यूज हुआ। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट था, NADH मिला है पहली बार। सेवेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ATP बना है पहली बार। फिर इस 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड को आप कन्वर्ट करते हो 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, 8th नंबर का स्टेप है ये। 9th नंबर के स्टेप में आपने क्या किया, पानी हटाया और फोस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया फोस्फोइनोल पाइरूवेट में, जिसे PEP कहते हैं। ये स्टेप भी आपको ना याद रहे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8th और 9th स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन लास्ट स्टेप, इस फोस्फोइनोल पाइरूवेट को आप कन्वर्ट करते हो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में। अब आप फिर से सोचें बेटा, आपके पास जो है 2 फोस्फोइनोल पाइरूवेट था, ये फोस्फेट था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ फॉस्फेट नहीं है, तो फॉस्फेट निकल गया। निकल गया तो किसने पकड़ा, ADP ने। पकड़ के किस में कन्वर्ट हुआ, ATP में। दूसरी बार आपके हाथ में पैसा आया, कैश आया, और ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये भी SLP है। दूसरी बार SLP आपके साथ हुआ है और फिर से 2 ATP बने हैं। तो स्टेप नंबर 10 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये अलग अलग एंजाइम के नाम आपके सामने नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बेटा म्यूटेज होता है जो 3 को 2 में कन्वर्ट करता है, फिर इनोलेज होता है जो पानी निकालने का काम करता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ही नहीं आया।
हम क्यों दिमाग खराब करें इस चीज पे जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं आया। हमने यहाँ पर 10 स्टेप पूरे कर लिए, अपन ने 10 स्टेप पूरे कर लिए। प्रिपरेटरी फेज भी पढ़ लिया आपने मेरे साथ, पे ऑफ फेज भी पढ़ लिया। प्रिपरेटरी फेज में बस इतना याद रखना था कि स्टेप नंबर 1 पे पैसा खर्च हुआ था 1 एटीपी, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे थे। तीसरे स्टेप में एटीपी का खर्चा हुआ था क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहे थे। और पांचवा स्टेप जो आइसोमर का है, वो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एक पीजीएल एक डीएचएपी, एक एल्डिहाइड होता है एक कीटोन होता है, दोनों 3 कार्बन की शुगर होती है। फिर हम पैसा कमाने आए तो स्टेप नंबर 6 हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिला। स्टेप नंबर 6 हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिला। क्यों था ये स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहली बार NADH2 मिला, 2 मॉलिक्यूल जो आगे जाकर एटीपी बना कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमारे स्टेप नंबर 7 पे बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 7 में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फो में कन्वर्ट हो रहा था, हमें पहली बार SLP मिला। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 10 मैंने देखा, जिसमें 2 मॉलिक्यूल PEP के कन्वर्ट हो रहे थे पायरुविक एसिड में। फाइनली मेरे पास पायरुविक एसिड बन रहा था, और फाइनली इस पायरुविक एसिड के अंदर बनने के बाद हमको फिर से 2 मॉलिक्यूल ATP के यहां पर भी मिलते हैं। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 10, ये तीनों स्टेप यहाँ पर बहुत जरूरी थे। बाकी हर एक एंजाइम याद रखना है? नहीं। सीक्वेंस वाइज स्टेप आना चाहिए? नहीं। आपसे क्या पूछेंगे? कितने एटीपी यूज हुए, कितने एटीपी की कमाई करी, कितने एसएलपी से कमाई किया, कितना एनएडीएच का कमाई किया, आपसे बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आएगा। सीधी सीधी सी बात है। पूरे 10 स्टेप में अगर एंजाइम पूछा गया तो हेक्सोकाइनेस पूछेंगे, जो कि ये पहले स्टेप में था। इसके सिवा आई गारंटी कोई और एंजाइम आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। बात खत्म। पूरे स्टेप याद रखने हैं? नहीं रखने हैं। आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपने टीचर बनना नहीं है, आपने ड्रॉ करना नहीं है, आपको आंसर आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आता है इन इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे, जो कि अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहली चीज, एटीपी यूज कब कब हुआ। तो पहला स्टेप जिसमें एटीपी हमारे पास यूज हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। स्टेप नंबर 1, सारे इंपॉर्टेंट स्टेप में लिखवा दे रही हूं यहीं पे। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इस प्रोसेस में एक एटीपी यूज हुआ था। दूसरी बार फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था जो कि कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये था स्टेप नंबर 3, और इसके अंदर भी एक एटीपी यूज हुआ था। कब कब एटीपी यूज हुआ हमको याद है। ठीक है, फिर एटीपी का गेन कब कब हुआ, फायदा कब कब हुआ। सबसे पहले स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, एक ही बात है ना, एसिड था या ग्लिसरेट था, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी एक फॉस्फेट निकला था, और फॉस्फेट निकला था इसकी वजह से यहां पर 2 एटीपी मिले थे। 2 एटीपी क्यों मिले थे? क्योंकि इन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल थे, इसीलिए 2 एटीपी मिला था। और ये कौन सा स्टेप था? ये था स्टेप नंबर 7। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे पीईपी के, यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट के, और वो कन्वर्ट हो रहे थे 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। कौन सा स्टेप? 10th नंबर का स्टेप। कौन सा स्टेप? 10th नंबर का स्टेप। इसमें भी क्या हुआ था, 2 एटीपी मिले थे। इसमें भी क्या हुआ था, 2 एटीपी का फायदा हुआ था। यहां लिख देती हूँ मैं, 2 एटीपी मिले थे, यहां से रेस कर देते हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर हमने लिख दिए। इधर भी आपको 2 एटीपी मिले, इधर भी आपको 2 एटीपी मिले। टोटल एटीपी यूज की अगर मैं बात करूं तो बेटा, टोटल एटीपी यूज की बात करें, अगर टोटल की बात करें तो 2 एटीपी आपने यूज कर लिए। ठीक है, 2 एटीपी आपने यूज कर लिए। वही मैं गेन की बात करूं तो टोटल 4 एटीपी का गेन हुआ है। 2 + 2 4। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यूज हुए 2 एटीपी, लेकिन फायदा हुआ 4 एटीपी का। पहले 5 प्रिपरेटरी स्टेप में 2 एटीपी यूज हो गए, लेकिन बाद के पे ऑफ फेज में 4 एटीपी मिले हैं, और ये सब सबस्ट्रेट लेवल पर आपको मिले। उसके सिवा एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, जब NADH2 बनता है। NADH2 कौन से स्टेप में बना था? स्टेप नंबर 6, जहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी, आपके पास 3 PGAL था।
3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल थे और उनको आपने कन्वर्ट किया था 2 मॉलिक्यूल 1,3-बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया था। इस स्टेप में आपको 2 NaDH2 का फायदा हुआ था। ये 2 NaDH2 जब आगे ETS में जाते हैं तो आपको 6 ATP बना कर देते हैं। वो बाद की बात है, वो आप डिटेल में पढ़ोगे। खैर यहाँ आपको ये नहीं पढ़ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने आपको 2 NaDH2 बना के दिए। तो इतना बड़ा ये जो स्टेप आपने पढ़ा, आपको क्या हर बार रिवाइज करना है? नहीं, आपको क्या रिवाइज करना है? जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एटीपी यूज कब हुआ, एटीपी गेन कब कब हुआ, NaDH2 फॉर्मेशन कब कब हुआ। क्वेश्चन कहाँ से आता है? बैलेंस शीट से। क्वेश्चन कहाँ से आता है? बैलेंस शीट से। ये ढंग से देख लो बस। 10 स्टेप थे पूरे। इन 10 स्टेप में एटीपी यूज 2 ATP, इन 10 स्टेप में एटीपी का फायदा, एटीपी गेन 4 ATP। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट एटीपी गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है बेटा ये नेट एटीपी गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, और ये 2022 में क्वेश्चन आया था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि आंसर 4 दे, आंसर 2 दे, आंसर 6 दे या आंसर 8 दे, और चारों ही ऑप्शन में थे। 6 और 8 बच्चों के दिमाग में क्यों आ रहा था? क्योंकि वो इस एटीपी के साथ साथ ये NaDH2 आगे जाकर जो एटीपी बनाएगा उसको भी काउंट कर रहे थे। बट याद रखना, कभी भी ये नेट वर्ड आ जाए और नेट के बाद आपसे ग्लाइकोलिसिस भी बोल दे, इसका मतलब वो NaDH काउंट करने को नहीं कह रहे। वो सिर्फ आपसे उस एटीपी के बारे में पूछ रहे हैं जो वहां पर आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिला था। वो सिर्फ और सिर्फ उस एटीपी के बारे में बेटा आपसे पूछ रहे हैं जो आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे मिला है। यहीं पर आपको 10 स्टेप में मिला है। NaDH2 की बात नहीं हो रही। नेट गेन आपका PYQ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अराउंड फिर से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ग्लाइकोलिसिस से जो नेट गेन हमको होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का होता है। हमको 2 ATP यूज करने होते हैं और 4 हमें गेन होता है, तो नेट गेन हमारे पास 2 ATP का होता है। साथ में हम जानते हैं पूरा कि 2 ATP है जो कि हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में मिला है ग्लाइकोलिसिस में, प्लस हमें 2 NaDH2 मिले हैं। ये 2 NaDH2 आगे जाएंगे ETS में तो हमें ATP बना के देंगे, वो आगे की बात है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस का बैलेंस शीट कोई भी हमसे पूछे, नेट गेन कोई भी हमसे पूछे, तो 2 ATP का नेट गेन हमारे पास होता है। मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये स्टेप्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं बेटा, 2 स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चे, और 1 स्टेप ये आना चाहिए। पूरे 10 स्टेप नहीं आएंगे तब भी चलेगा। हेक्सोकाइनेज मत बोलना, हेक्सोकाइनेज बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। अब देख लो PYQ किस तरीके के आए थे। तो पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2023 तक 5 सालों में 3 बार ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन है। तो वेरी हाई चांस कि इस बार भी आपको ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन मिल सकता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर से जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है तो एक तो उसको ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छा लगता है, दूसरा उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छा लगता है। तो जब इतनी सिंपल सी चीज है तो उसको हम पढ़ ही लेते हैं। 2023 में आप सोचो असर्शन रीजन आया था ग्लाइकोलिसिस पे। असर्शन क्या था? आपको ये कहा हुआ था कि ATP is used at 2 steps in glycolysis। मैंने कहा था ना सिर्फ यही स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या बोल रहा था असर्शन कि 2 जगह होती हैं जहां पर ATP यूज होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेटरी फेज के 2 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर ATP यूज होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा था कि पहला ATP तब यूज होता है जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तब एक ATP यूज हो जाता है। और दूसरा ATP तब यूज होता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे थे। बेटा डाई बिस का बायोलॉजी में ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत बच्चे इस रीजन को इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि मैम डाई तो नहीं होता, NCERT तो बिस लिखती है। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 फॉस्फेट है ना, चल रहा है काम। हमको केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे, दोनों स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक थे, है ना। बोथ ए एंड रीजन वर करेक्ट। और यही 2 स्टेप थे जहां पर ATP यूज होता है, तो इसका तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट था, आंसर बी चला जाएगा, है ना। 2 स्टेप में ATP यूज होता है, और कौन से 2 स्टेप वो आपको रीजन में बता दिए थे। तो बिल्कुल ठीक रीजन था, डायरेक्टली NCERT से था, और आंसर इसका। आगे देखो जरा, फिर 2022 मतलब पिछले 2 सालों से तो लगातार ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आ रहा है। अब आप देख लो, तो 2022 में आपसे पूछा था नेट गेन ATP का, है ना, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है। अब डायरेक्टली इन्होंने ग्लाइकोलिसिस नहीं बोला, लेकिन ये बोल दिया कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन रहे हैं। आपको पता है ये चीज ग्लाइकोलिसिस में होती है।
आप जानते हैं कि ये चीज ग्लाइकोलिसिस में होती है, तो वो आपको पहचानना था कि अच्छा ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन पूछा था और ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूजिंग है। 2 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, 6 भी लिखा है। अगर कोई बच्चा सोचे कि वैसे तो 4 एटीपी बनते हैं, मान लिया उसमें से 2 यूज हो जाते हैं, पर वैसे तो 4 बने थे, तो किसी को 4 भी लग रहा है आंसर, किसी को लग रहा है नहीं नहीं 4 में से 2 यूज हो गए थे तो नेट गेन 2 है, उन्हें 2 लग रहा है आंसर। जो साथ में NADH2 काउंट कर रहे हैं कि अरे यार 2 एटीपी तो यहाँ बने थे, फिर 2 NADH2 भी तो 6 एटीपी बनाएंगे, तो 8 हो गया, उनको 8 लग रहा है आंसर, उनको 8 लग रहा है आंसर। जो सोच रहे हैं कि NADH2 दूसरी मैलेट एस्पार्टेट शटल से ना जाकर, वो आप डिटेल में पढ़ोगे, दूसरी शटल से गया हो तो 6 भी हो सकता है। तो मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन करेक्ट आंसर एनटीए ने क्या फाइनली माना था, 2 एटीपी सिर्फ। इसका मतलब जब जब ये नेट वर्ड आ रहा है ना, तो ETS की बात नहीं हो रही, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। और ग्लाइकोलिसिस में नेट निकालने का मतलब आपको सिर्फ जो SLP से वहां पर सीधा सीधा हाथ में कैश आ रहा था उसकी बात करनी थी। तो 4 मॉलिक्यूल बने थे, 2 यूज हो गए थे, नेट गेन 2, यही आंसर था, यही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, इस बार भी स्टेप पे क्वेश्चन था। आपको बोल दिया ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है, हेक्सोकाइनेज। ये एनसीईआरटी में है, इसलिए पूछ लिया। और कोई एंजाइम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो हेक्सोकाइनेज, वरना नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। आज आपने बहुत ही खूबसूरती से सक्सेसफुली आपका पहला फंडा कंप्लीट कर लिया न्यू एनसीईआरटी से। प्लीज अपनी नोटबुक में नोट्स मत बनाना और सीरीज में कंटिन्यू रहना। आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी तो हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, एवरी वीडियो 4 नंबर दिलाकर जाएगा, गारंटी। आपको आपकी मोर मार्क्स गेन करने की जर्नी में आपको पास लेकर आएगा ना। आप मोर देन 300 यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे एक नए फंडे के साथ। अगर आपको हेल्प हुई हो ऐसी वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फंडा नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे कल एक नए फंडे के साथ। थैंक यू।